हाँ, तो यहाँ हमारा काफी कंफ्यूजन था कि भाई एग्जैक्टली जो प्रोटॉन है वो ढूंढ के किसने निकाला था, ठीक है। तो कल जब मैंने बताया था कि गोल्डस्टीन वो पर्टिकुलरली साइंटिस्ट था जिसने प्रोटॉन ढूंढ के निकाला था, राइट। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में मैं समझा देता हूँ कि रुदरफोर्ड जो है उसने भी एक चीज ढूंढ के निकाली थी जो लगभग प्रोटॉन जैसे ही थी, ठीक है। उसने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब जिसने उसने स्टडी किया था, अल्फा रे स्कैटरिंग स्कैटरिंग ऑफ अल्फा रेज नाम का उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और इस एक्सपेरिमेंट में भी जो पर्टिकुलरली चीज उसने ढूंढ के निकाली थी ना, वो समवॉट न्यूक्लियस था, ओके। और क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, सो मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये कंसीडर किया हुआ है कि भाई प्रोटॉन्स जो है वो ढूंढा गया हुआ है रुदरफोर्ड से। बट रुदरफोर्ड ने एक्चुअली जो ढूंढा था दैट वाज द न्यूक्लियस नॉट द प्रोटॉन्स, बराबर है। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के अलावा न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, एग्जैक्टली क्योंकि वो चीज होती है, ये डिफरेंशिएशन होता है कि भाई रुदरफोर्ड या गोल्डस्टीन में से एग्जैक्टली प्रोटॉन ढूंढ के निकाला किसने है। तो निकाला जो ढूंढ के है प्रोटॉन्स को वो गोल्डस्टीन ने निकाला है, ना कि रुदरफोर्ड ने। हालांकि रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स रहते कहाँ ये उसने जरूर बताया है कि भाई प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखना, ढूंढ के निकाला गोल्डस्टीन ने है, जबकि रुदरफोर्ड ने बताया कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्लियर है, क्लियर यस है? सर। यस ओके, सर। अब चलते हैं कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी मतलब हमारे गोल्डस्टीन भैया के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। तो जैसे कल हम जब देख रहे थे कि गोल्डस्टीन ने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जो कहीं ना कहीं हमारे जे जे थॉमसन ने कवर किया था या फिर परफॉर्म किया था। फर्क क्या था कि जे जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में उसने क्या कर लिया था कि जो पर्टिकुलरली कैथोड था, ओके, क्या था कैथोड, राइट। उस कैथोड को उसने क्या कर लिया था, परफोरेटेड कर लिया था। कैथोड को क्या कर लिया था उसने, परफोरेटेड। परसोरेटेड। किया था, राइट। और फिर उसने वही पर्टिकुलरली प्रोसीजर को फॉलो किया। जैसे इस पर्टिकुलरली बैटरी में से उसने लगभग 10,000 वोल्ट का करंट पास कर लिया। इस करंट को पास करने की वजह से आपको पता है कि यहाँ पर वैक्यूम होता है, वो वैक्यूम की वजह से इस पर्टिकुलरली जो चेंबर होता है, जो ग्लास ट्यूब होती है जिसको हमने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कहा था, इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में से काफी सारी गैस तो उसने बाहर निकाली, लेकिन काफी सारी जो गैस थी वो अभी भी प्रेजेंट है। ध्यान में रखना, इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर। एयर प्रेजेंट है, राइट। अब मुझे बताओ एयर में कोई एक पर्टिकुलर टाइप की गैस होती है क्या? नहीं। नहीं, उसमें बहुत सारी टाइप की नहीं। गैस, नाइट्रोजन भी होंगी, ऑक्सीजन भी होंगी, बराबर है। देन बहुत सारी होती है, जब फिलहाल हम मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में ही बात कर लेते हैं, बराबर है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, उसने फिर क्या किया था, क्या ऑब्जर्व किया कि भाई आप लोग को अच्छे से पता है कि जो पर्टिकुलरली रेस जो आप लोग के कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, उसको हमने कौन सा रेस कहा हुआ था, कैथोड रेज। कैथोड रेस कहा हुआ था। और उसने एक और पर्टिकुलरली रेस को ऑब्जर्व किया जो ठीक कैथोड रेस के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, बराबर है। तो ये जो पर्टिकुलरली रेस थी जो कैथोड रेस के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही थी, इसको इसने नाम दिया था एनोड रेस, ओके। या फिर इसके अलग अलग नाम दिए थे, एनल रेस भी उसने नाम दिया था और कैनल रेस भी नाम दिया था, ओके डन। तो ऐसे काफी सारे नाम उसने उस रेस को दिए थे, राइट। अब इस रेस की खास बात क्या है, सबसे पहले ये कैथोड रेस के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, पहली खास बात। सेकंड खास बात हम जाते हैं कि भाई ये एनोड रेस तैयार कैसे हो रही थी, राइट। तो इसको जरा सा हम सर्च लेते हैं। तो जैसे देखिए इसके अंडरस्टैंड करने के लिए ये वाली चीज कैसे तैयार होती है इसके बारे में सोचो। तो हमने क्या कहा था कि भाई बैटरी में से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे थे तो क्या हो रहा था, बैटरी में से इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से कैथोड रेज निकल क्या हो रहा था, कैथोड रेज कैसे निकल रहे थे भाई, सबसे पहले क्या निकल रहे थे उसमें से, एक्सरेज निकल रहे थे। और क्या कर रहे थे, एक्सरेज क्या कर रहे थे, जो इस ट्यूब के अंदर गैस थी मतलब एयर थी उसका क्या कर रहे थे वो, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन, बराबर है। तो आयनाइजेशन ऑफ गैस कर रहे थे। तो जैसे हम लोगों ने देखा है कि कोई भी जो अगर गैसियस एटम होता है, राइट, और उसका अगर आयनाइजेशन होता है तो आयनाइजेशन होने पर क्या होता है, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना या इलेक्ट्रॉन को ऐड करना,
इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। रिमूव करना। तो आप लोगों ने क्या देखा था कि भाई जैसे ही पर्टिकुलरली आप लोगों का आयनाइजेशन होता है गैस का, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या मिल रहा था, एक कैटायन मिल रहा था। कैटायन मतलब क्या होता है, ऐसा पर्टिकुलरली स्पीसीज जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिवली चार्जड आयन होता है कैटायन। और दूसरी चीज इसमें से क्या बाहर निकल रही थी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रही थी, राइट। तो आयोनाइजेशन ऑफ गैस की वजह से दो चीजें तैयार होती है, एक चीज तैयार होती है आप लोग की कैटायन और दूसरी चीज तैयार होती है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन की वजह से आप लोग की कौन सी रेज बन रही थी, कैथोड रेज कैथोड रेज बन रही थी, बराबर है। देन अब हम बात करते हैं कैटायन। तो ये जो पर्टिकुलरली कैटायन थे, ये कैटायन की वजह से आप लोगों की कौन सी रेज बन गई है, एनोड रेज बनती है, बराबर है। देन तो ये चीज ध्यान में रखना। तो भाई एनोड रेज जो बनती है वो कैटायन से बनती है। कैटायन किससे बनता है, आयनाइजेशन ऑफ गैस। लेकिन मुझे बताओ ये जो गैस होती है, ये गैस सेम होती है क्या, सेम होती है क्या, नहीं। कभी ऑक्सीजन भी हो सकता है, कभी नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो जैसे मैं अगर बात करता हूँ कैटायन, ऑक्सीजन का कैटायन मतलब इसमें से अगर मैं एक दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये O2 पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन में से अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये N3 पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है। मतलब ये जो कैटायन है वो कैटायन सेम होते थे क्या, वाज द कैटायन सेम, नहीं, राइट। लेकिन इसमें से जो बाहर निकलने वाले थे, देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, आयनाइजेशन ऑफ गैस की वजह से क्या बन रहे थे, कैटायन और इलेक्ट्रॉन। तो गैस में कोई भी ले लूं, ऑक्सीजन ले लूं या नाइट्रोजन ले लूं, उसमें से बाहर तो इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे, है ना, बराबर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे ये सेम रहेंगे या डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन कभी सेम या डिफरेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने टाइप के होते हैं क्या इलेक्ट्रॉन के कोई टाइप, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही रहेंगे। इसीलिए एक चीज ध्यान में रखना, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज टू मास रेशो लिया था, बराबर है, राइट, हम लोगों ने चार्ज टू मास रेशो निकाला था इलेक्ट्रॉन का, हाँ सर। हम लोगों ने, मतलब हम लोगों ने तो नहीं निकाला था भाई, किसने निकाला था चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन का, जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने क्या बोला था कि ये चार्ज टू मास रेशियो जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा था या डिपेंड नहीं कर रहा था, याद करो। चार्ज के ऊपर, वेरी गुड, चार्ज के ऊपर वो क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था, बराबर है। मास, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ द पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वो तो हो गया। पार्टिकल, और तीसरी चीज कौन सी थी, मास ऑफ द पार्टिकल, बराबर है, डन। तो ध्यान में रखना इन सब चीजों पर जनरली मास टू चार्ज रेशियो डिपेंड करता है। बट अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास टू चार्ज रेशियो की बात कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन के टाइम पर भी इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा था, नाइट्रोजन के टाइम पर भी इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा था। तो इसका मतलब मास ऑफ द पार्टिकल में हर टाइम क्या रहेगा, किसका मास लूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन का ही मास लूंगा, फिर चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर चाहे वो नाइट्रोजन। और चार्ज की भी जब बात करूंगा तो भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव, एक ही नेगेटिव चार्ज होता है, है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव चार्ज, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन पर 2 नेगेटिव चार्ज, तीसरे इलेक्ट्रॉन पर 3 नेगेटिव चार्ज, ऐसा होता है क्या, नहीं सर, नहीं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमेशा कैसा होता है, 1 नेगेटिव, एक होता है, मतलब वो भी फिक्स होता है। मतलब सिंपल वर्ड में अगर हमने कहा तो कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन की रेस। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो भी फिक्स होता है और मास जो होता है वो भी फिक्स होता है। इसीलिए इनका जो चार्ज टू मास रेशो रहेगा वो भी कैसे रहेगा, फिक्स रहेगा। फिर चाहे ये गैस, चाहे इसमें जो अंदर वाली गैस है वो मैं ऑक्सीजन ले लूं या फिर नाइट्रोजन, राइट, गैस कौन सी भी ले लो, लेकिन कैथोड रेज का अगर मैंने चार्ज टू मास रेशियो निकाला तो वो हमेशा कैसे रहेगा, फिक्स ही रहेगा, बराबर है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, चार्ज टू मास रेशियो किसका फिक्स रहेगा आपके, किसका फिक्स रहेगा चार्ज टू मास,
इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का रेज, कैथोड रेज कैथोड रेज। तो भाई चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज का हमेशा फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा, चाहे फिर आप कोई भी रहेगा। गैस बराबर है डर। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई कैथोड रेज जो होता है वो हमेशा किससे बना हुआ रहता है? इलेक्ट्रॉन से बना रहता है। तो हमेशा किससे बना रहता है? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स का मास और चार्ज हमेशा कैसे रहेगा? फिक्स फिक्स रहेगा। इसीलिए कैथोड रेज का चार्ज टू मास रेशियो भी हमेशा फिक्स रहेगा। रहेगा। तो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। नहीं ठीक है। लेकिन अब अगर मैं बात एनोड रेज की कर रहा हूं, एनोड रेज किससे बना हुआ है? एनोड रेज किससे बना हुआ है? कैटायन कैटायन से, बराबर। आप लोगों के जो कैटायन होते हैं वो क्या? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ सर ओके सॉरी। हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था एनोड रेज हमेशा किससे बनता है? कैटायन कैटायन से। और आप देख पा रहे हो कि कैटायन जो रहेगा वो कैटायन हमेशा सेम रहेगा क्या? नहीं जैसे ऑक्सीजन के केस में देखिए कैटायन के ऊपर कितना चार्ज था? 2 2 पॉजिटिव। और नाइट्रोजन के केस में कैटायन के ऊपर कितना चार्ज आ गया? 3 पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर चार्ज फिक्स है क्या? नहीं नहीं। वो किस पर डिपेंड करेगा? किस पर डिपेंड करेगा वो? गैस पर गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? गैस गैस के ऊपर। इन द सेम मैनर अब इन लोगों का मास सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? ऑक्सीजन का मास और नाइट्रोजन का मास सेम होता है, डिफरेंट होता है? डिफरेंट मतलब यहाँ पर इन लोगों का चार्ज भी डिफरेंट रहेगा और मास भी इसका मतलब इनका E/m रेशो सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेगा, चेंज होते जाएगा। और इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि चार्ज टू मास रेशो जो रहेगा एनोड रेज का वो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा। चार्ज टू मास रेशो जो रहेगा कैथोड रेज का वो गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रही है ये चीज? हाँ सर तो इस तरह से अब सवाल ये उठता है कि भाई फिर प्रोटॉन जो होता है वो प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? तो जाहिर सी बात है इसने क्या कर लिया गोल्डस्टीन ने। एक्चुअली देखिए अभी यहाँ गोल्डस्टीन का काम यहीं पर खत्म हो गया था। अब काम आ रहा है रुदरफोर्ड का। अब काम किसका आ रहा है? रुदरफोर्ड का। तो भाई रुदरफोर्ड ने क्या किया था? उसने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है, जिसको हमको आगे पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रुदरफोर्ड या रुदरफोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो इसके बाद तुरंत हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं वो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए कि रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था? एक पर्टिकुलरली चीज को डिस्कवर किया था, ठीक है, दैट वाज द न्यूक्लियस। ओके, और वो क्या था? न्यूक्लियस किया था। तो उसने क्या डिस्क्राइब किया था कि भाई न्यूक्लियस जो था, या फिर उसने एक पर्टिकुलरली जो रेस के बारे में डिस्क्राइब किया था, वो पर्टिकुलरली रेस क्या थी? हाइड्रोजन आयन था। ओके, क्या था वो? हाइड्रोजन आयन था। मतलब उसमें क्या था कि आप लोगों के हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया था, क्योंकि आप लोग को पता है कि हाइड्रोजन जो एटम होता है वो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। मतलब उसमें एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये वाले ट्यूब में मैंने हाइड्रोजन डाल दिया, इस वाले ट्यूब में मैंने कौन सी गैस डाल दी? हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस डाल दी। तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस का आयनाइजेशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? H पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सी रेस तैयार होने वाली है? कैथोड रेस। अब ये है H पॉजिटिव। H पॉजिटिव मतलब ये क्या है? कैटायन। कैटायन।
बराबर है। तो भाई आप लोग को पता है कि ये जो कैटायन है ये हाइड्रोजन एटम का कैटायन है, और आप लोग को पता है कि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है, प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कितना होता है, 0। 0 होता है, राइट। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया, तो फिर बचेगा क्या मेरे पास, 1 प्रोटॉन। सिर्फ प्रोटॉन ही बचेगा। मतलब अदर हम क्या बोलेंगे कि ये जो हाइड्रोजन का कैटायन होता है इट इज नथिंग बट क्या होगा भाई, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, न्यूट्रॉन तो है नहीं, मतलब हाइड्रोजन आयन क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन इज नथिंग बट प्रोटॉन। प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन जो कैटायन होता है इट इज नथिंग बट प्रोटॉन, और ये रुदरफोर्ड की वजह से पता चला। तो इसीलिए यहाँ पर ये कंफ्यूजन होता है कि भाई रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन को ढूंढा है, समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। बट रुदरफोर्ड ये क्यों ढूंढ पाया था, क्योंकि एनोड रेस के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन कोल दे चुका था, गोल्डस्टीन। दैट इज व्हाट द रीजन कि हम ये बोलते हैं कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन ढूंढा। हालांकि ध्यान में रखना गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन नहीं ढूंढा था, गोल्डस्टीन ने सिर्फ किसको ढूंढा था, एनोड रेस। राइट। लेकिन वो हाइड्रोजन कैटायन, हाइड्रोजन का कैटायन जो ढूंढा था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द रुदरफोर्ड। तो इसीलिए यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होता है कि भाई प्रोटॉन ढूंढा किसने, रुदरफोर्ड ने या गोल्डस्टीन ने। क्लियर है। तो बेटर आप लोग के लिए यही रहेगा कि आप लोग दोनों भी लेकर चले, गोल्डस्टीन एज वेल एज रुदरफोर्ड। ऑप्शन में अगर सिर्फ गोल्डस्टीन होगा तो गोल्डस्टीन मार्क कीजिए, गोल्डस्टीन ना होकर रुदरफोर्ड होगा तो रुदरफोर्ड मार्क कीजिए, अगर दोनों भी होंगे तो गोल्डस्टीन मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। Okay, so that's all about the theory of the anode ray या आप लोग का एनल रेज या फिर कैनल रेज, ओके, या फिर इन सिंपल वर्ड प्रोटॉन। क्लियर है, क्लियर है सर। हाँ सर। यस सर। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो भाई प्रोटॉन की लगभग वही प्रॉपर्टीज होती है जो हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखे थे। जैसे सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन में देखा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल कर रहा था, स्ट्रेट। कैथोड स्ट्रेट लाइन। तो ये एनोड रेज भी कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट। सेकंड हमने देखा था कि भाई वो जो पर्टिकुलरली थी, ठीक है, वो हीटिंग इफेक्ट दिखा रहा था ना, हाँ सर। राइट। तो लगभग मतलब आप लोग की जो पर्टिकुलरली होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, अल्टीमेटली सेम तरह की प्रॉपर्टी दिखाता है, क्योंकि ये भी रेज है तो ये भी इफेक्ट दिखा रहा था। फिर हमने देखा था कि वहां पर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा था कैथोड रेज को, तो कैथोड रेज कहाँ जा रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी। कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड रेज खुद ही निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव टर्मिनल। कौन कौन जा रहा था पॉजिटिव टर्मिनल के पास, कैथोड रेस। कब जा रहा था, जब इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड किया। तो अब वैसे ही अगर मैंने एनोड रेस को अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई कर दिया, एनोड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट नहीं, ओके, किसको अप्लाई कर रहा हूँ, एनोड रेस। कर रहा हूँ, कौन से रेस के लिए, एनोड रेस। तो ये एनोड रेस कहाँ जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल। फिर ध्यान दीजिए कैथोड रेस में जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था तब कैथोड रेस कहाँ जा रही थी, एनोड रेस टर्मिनल। मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया गया था कैथोड रेस को, तब कैथोड रेस कहाँ ट्रेवल कर रही थी, आप लोगों के उस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी जिस डायरेक्शन की तरफ जनरली कौन से पार्टिकल जा रहे थे, निगेटिव पार्टिकल जा रहे थे, राइट। तो वैसे ही हम कहेंगे कि जब एनोड में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो एनोड रेस उस डायरेक्शन की तरफ जाएंगे जिस डायरेक्शन की तरफ जनरली कौन से पार्टिकल जाते हैं, पॉजिटिव
पॉजिटिव। मतलब हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि भाई एनोड रेज जो होते हैं वो किससे बना हुआ है, पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल से बना हुआ है। बराबर है, डन, राइट। फिर उसके बाद में हमने वो पैडलिंग वाला देखा था, जिसकी वजह से हमने ये बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, सॉरी कैथोड रेज में पार्टिकल होता है, क्योंकि वो फैन घूम रहा था ना, बताया था ना मैंने, राइट। तो सेम यहाँ पर भी रहता है कि एनोड रेस के ऊपर भी अगर आपने पैडल रख लिया, पैडल व्हील मतलब घूमने वाला व्हील, तो पैडल व्हील अगर आपने एनोड रेस के डायरेक्शन में रख दिया तो वो पैडल व्हील भी क्या हो रहा था, घूम रहा था। घूम रहा था। तो इससे हम लोग को ये पता चलेगा कि एनोड रेस भी कहीं ना कहीं नेचर में क्या है, पार्टिकल्स। बराबर है, डन। तो ये, और उसके बाद में फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या, कि वही भाई मास, चार्ज और चार्ज टू मास रेशियो, ये तीन चीजें। ओके, डन। तो मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 27 kg. 24 ग्राम, 24 क्या था, ग्राम था, बराबर है। अगर केजी में करना रहा तो क्या हो जाएगा वो, 1.6 minus 27 minus 27 kg, बराबर है। हाँ, फिर चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज क्या रहेगा, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों सेम होता है, दिमाग में डाल दीजिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का भी चार्ज कैसे होता है, सेम होता है। ये डन, मतलब कितना हो जाएगा वो, 1.6022 into 10 to the power minus 19 minus 19 कूलम, बराबर, राइट। ये क्या होता है उसका चार्ज, बराबर है। लेटर ऑन देन हमने क्या देखा था इसके बाद में, इसका चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो। देखिए अब ये मैंने क्या बोला था, चार्ज टू मास रेशियो जो रहेगा वो गैसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ, राइट। बट मैंने आपको ये भी बताया था कि जनरली प्रोटॉन मतलब कौन सा कैटायन लेते हैं, कंसीडर किया जाता है, H पॉजिटिव, हाइड्रोजन। फिर हम अभी ये जो चार्ज टू मास रेशियो ले रहे हैं वो प्रोटॉन मतलब ये H पॉजिटिव आयन के लिए ले रहे हैं, और इसका जो चार्ज टू मास रेशियो रहता है वो रहता है 9.58 into 10 to the power 4 कूलम्ब पर ग्राम। क्लियर है? हाँ सर, तो ये वाली वैल्यूज आप लोग को ध्यान में रखनी है। क्लियर? यस सर, हाँ सर, ओके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन के बाद में नेक्स्ट हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है? Which one is the next न्यूट्रॉन। neutron, right? So now let's discuss about the neutron. तो बताओ न्यूट्रॉन्स, आप लोगों को पता है कि न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? चलो सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप लोग को भाई किसी ने पूछ लिया कि न्यूट्रॉन्स क्या है तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द न्यूट्रॉन्स? number of proton नंबर ऑफ or electron प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसको न्यूट्रॉन कहते हैं क्या? atom मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वापस बताइए। अरे आवाज आ रही, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? तो बताइए ना न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल न्यूट्रॉन क्या भाई, जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन subatomic particle हाँ, दिस इज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स
Having Which is mass as neutral. proton. Having राइट? having mass as proton. न्यूट्रली चार्ज मतलब ये चार्ज नहीं होते, मतलब ये न्यूट्रली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। सिंपल सिंपल डेफिनेशन या कंसेप्ट के लिए हमारे दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, डन। तो ये क्या होता है, न्यूट्रली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है न्यूट्रॉन्स। ओके, देन लेटर ऑन अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई इसका लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, कहाँ रहते हैं न्यूट्रॉन्स, कहाँ रहते हैं न्यूट्रॉन्स, कहाँ रहते हैं न्यूट्रॉन्स, Inside nucleus. वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। लेटर ऑन अब हम बात करते हैं इसके डिस्कवरी पर। तो इसको किसने डिस्कवर किया था, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय द वेरी गुड जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था, बराबर है। अब हम जानते हैं कि भाई इसने कैसे डिस्कवर किया था। तो ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है ज्यादा डिटेल में। इसने क्या किया था, सिंपल एक बेरिलियम की फॉइल लिया था, बेरिलियम का फॉइल लिया था इसने। फॉइल पता है ना क्या होता है भाई, फॉइल पता है क्या होता है, फॉइल Sheet. थीन शीट, बहुत पतली ऐसी शीट होती है, गेट इट डन। तो फिर उसने क्या किया, इस बेरिलियम फॉइल को बम्बार्ड किया। मैंने लास्ट टाइम बताया था बम्बार्ड का मतलब क्या होता है, बम्बार्ड का मतलब क्या होता है भाई, मतलब पास करना, बराबर है, पास करना, इस फॉइल से पास करते रहना, दैट इज कॉल्ड एज अ बम्बार्ड। तो इसने किसको बम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल्स को। किसको बम्बार्ड किया इसने, Alpha particle. अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम फॉइल के साथ बम्बार्ड किया। सो ही डिस्कवर्ड दैट द न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल एमिट हो रहे थे, यहां से क्या एमिट हो रहे थे, न्यूट्रली चार्जड पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे। ओके डन। एमिट का मतलब क्या होता है पता है ना, व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय द एमिट, बाहर निकलते. बाहर निकल। तो ध्यान दीजिए अभी ओवरऑल कैसे था, बेरिलियम, बेरिलियम पता है ना, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है बताइए मुझे, बेरिलियम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 4. 4 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका, 4. 4, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 8. लगभग 9 होता है, ठीक है, और 9 होता है, 8 पॉइंट समथिंग समथिंग है, तो उसको हम 9 ले लेते हैं ज्यादा। देन लेटर ऑन नेक्स्ट चीज जो क्या है, उसने इसके साथ किसको बम्बार्ड किया था, अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल। तो ध्यान में रखना अल्फा पार्टिकल्स नेचर में हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इट इज नथिंग बट द व्हाट, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम. न्यूक्लियस। ओके, मतलब इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2. 2, और कितना होता है, 8 होता है कि हीलियम का 4 होता है। तो अल्टीमेटली ये, फिर इससे क्या हो गया था, इससे इस लोगों को एक पार्टिकल मिला था, डन, क्या मिल गया था इसको, एक पार्टिकल मिला था, और पार्टिकल 6C (12+0 and 1) ये चीज मिला था, गॉट इट, ध्यान में रखो क्या मिला था उसको, एक कार्बन एटम मिल गया। देखिए ना 4 और 2 कितने होते हैं, 4 और 2 6 होते, और 9 और 4 कितने होते हैं, 13. 12 होते हैं, 13 और 13 होते हैं पे, 9 + 4 13 होता है या 12 होता है, 13. 13 में से 12 यहाँ आ गया, बचा हुआ 1, ओके, और 6 के 6 यहाँ आ गया। अब 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कार्बन. किसका होता है, कार्बन का। कार्बन का। मतलब अब एटॉमिक मास के पूरे 6, मतलब 6 के 6 प्रोटॉन चले गए, तो अभी कितना बचेगा, फिर 0 बचेगा। हाँ. और मास के बारे में बात करेंगे तो टोटल मास 13 था, जिसमें से 12 यहाँ आ गया, मतलब मास कितना बचा, 1. ये जो चार्ज पार्टिकल है ये न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि नंबर अगर रहता था तो उसका मतलब होता था पॉजिटिव चार्ज,
अगर यहाँ नंबर होता था तो उसका मतलब क्या होता था? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। कैसा है नेचर में? न्यूट्रल है, बराबर है। और इसमें कितना न्यूट्रल। पर्टिकुलरली मास दिख रहा है इसको? 1। मास कितना दिख रहा है इसका? 1। ओके। ये जो पर्टिकुलरली मास होता है न्यूट्रॉन का, ये प्रोटॉन से थोड़ा सा बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बस छोटा सा, राइट। लेकिन आप लोग को पता है क्या, इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास में बहुत फर्क है। बताओ मुझे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितना था? 9.1 into 10 raised to the power minus 28 ग्राम। 9.1 ग्राम। और प्रोटॉन का मास कितना था? 1.6 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम। तो भाई इसमें मास किसका ज्यादा दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता है क्या? हाँ, प्रोटॉन। -28 है, माइनस में, और ये -24 है। तो बड़ा कौन होता है, -24 या -28? -24। तो भाई प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, और पता है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा होता है? लगभग 1837 टाइम्स, इतना ज्यादा बड़ा होता है। 1837 गुना बड़ा होता है। 2 गुना मतलब डबल हो जाता है, पता है ना? 2 गुना मतलब डबल मास हो जाता है। लेकिन ये कितना गुना है? 1837 टाइम्स है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का मास मैं 1 ग्राम लूंगा, तो फिर प्रोटॉन का मास 1837 ग्राम। अब 1837 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1.8 केजी, मतलब इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम का और प्रोटॉन 1.8 किलोग्राम का। तो फर्क समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। राइट। मतलब सीधा सीधा मैंने लास्ट टाइम आप लोग को बोला था या नहीं बोला था याद नहीं, इसका सीधा मतलब होता है कि भाई प्रोटॉन मतलब हाथी का मास हो जाएगा आप लोगों के, बराबर है। और इलेक्ट्रॉन मतलब सिंपल एक चींटी का मास हो जाएगा। अगर हम कंपेयर कर देंगे मास को, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन मतलब इट विल बी द मास ऑफ हाथी, और इलेक्ट्रॉन मतलब मास ऑफ चींटी। समझ में आ रहा है? इस तरह का होता है। गॉट इट? यस सर। डन। लेकिन ये आ रहा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को जो मास होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो इसीलिए न्यूट्रॉन का भी मास हम लगभग उतना ही कंसीडर करेंगे जितना कि हम किसका कंसीडर कर रहे हैं? प्रोटॉन का। प्रोटॉन। प्रोटॉन्स का, बराबर है। डन, राइट। तो ये होता है आप लोगों का न्यूट्रॉन। अब देखिए न्यूट्रॉन्स के बारे में ये कहा जाता है कि भाई न्यूट्रॉन जो होता है ना, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है। कैसे? जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन में कोई प्रोटॉन रहता है क्या? नहीं, मतलब वो 0 रहेगा। और इलेक्ट्रॉन का कोई मास रहता है क्या एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन? मैंने निकाला था ना, हाथी चला गया लगता है कुछ खाकर, चींटी भी चली गई, कोई बात नहीं। हाँ, तो भाई मैंने हाथी और चींटी निकाला था ना, निकाला था ना? हाँ सर। तो हाथी के कंपैरिजन में चींटी का मास क्या होता है, आप कंसीडर करोगे क्या? नहीं। नेग्लेक्ट। जरूर कंसीडर करोगे ना? हाँ। राइट। मतलब इलेक्ट्रॉन का ना कोई मास होता है ना कोई चार्ज होता है, मतलब प्रोटॉन भी नहीं रहता। अब प्रोटॉन को अगर लिखना है तो मैं लिखूंगा 1 और 1, बराबर है। डन। अगर मैं इन लोगों को ज्वाइन करता हूं तो देखिए 0 + 1 1। अच्छा, प्रोटॉन के लिए आप लोगों के यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, यहाँ -1 लिख लेता हूँ और यहाँ +1 लिख लेता हूँ। -1 + 1 0। मतलब देखिए न्यूट्रॉन जो है वो किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। प्रोटॉन्स के कॉम्बिनेशन। तो ये सिर्फ कंसीडर किया जाता है, अज्यूम किया जाता है। समझ में आ रहा है? इट इज नॉट फिक्स और इट इज नॉट कंफर्म। ये बस बोला जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिलकर आप लोग को क्या बना रहा है? न्यूट्रॉन। और ये मैं थ्योरेटिकली शो कर रहा हूँ, थ्योरेटिकली मैंने प्रूव किया ना। हाँ सर। हाँ सर। बट इसको प्रैक्टिकली नहीं किया गया है। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली किसी ने भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर न्यूट्रॉन नहीं बनाया, इसीलिए सिर्फ इसको अज्यूम किया जाता है। क्लियर है?
हाँ सर। सर ओके, हाँ सर। अब ये जो पर्टिकुलरली न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। क्लियर है? हाँ, तो न्यूट्रॉन अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, वापस इसमें कन्वर्ट होगा। किसमें? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। प्रोटॉन। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी खत्म हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। तो इसमें आप लोग को खास बातें क्या ध्यान में रखनी? तो खास बातें ध्यान में रखना है कि भाई कौन से साइंटिस्ट ने उसको ढूंढ के निकाला था, कौन से रेज नाम दिए थे, कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, देन सबसे इंपॉर्टेंट उसका मास, चार्ज और चार्ज टू मास रेशो। ये तीन चीजें तो आपको डेफिनेटली दिमाग में रखनी है। समझ में आ रही है? कौन सी चीज? चार्ज मास टू 93 रेशियो। मास और चार्ज टू मास रेशो। क्लियर है? ओके, डन। Yes, सो sir. दैट्स ऑल पार्टिकल्स। ओके, अब हम बात करते हैं सम अदर पार्टिकल्स। जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था, भाई इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, यही तीन पार्टिकल नहीं होते आपके एटम्स में। उसके अलावा भी काफी सारे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हमने अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स नाम दिया था, राइट? तो इसमें से कौन कौन से पार्टिकल्स है? तो कुछ कुछ के नाम मैंने आपको बताए थे। जैसे कौन कौन सा बताया था? पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, देन मेसॉन, मेजॉन, देन न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ओके, डन। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, राइट? डन। तो और उसमें एंटी प्रोटॉन भी दिया हुआ है, एंटी प्रोटॉन भी दिया हुआ है। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ द अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बराबर है? तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इनमें आप लोग को ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है। सिंपल कि भाई ये किस किस ने ढूंढ के निकालना है, ठीक है, वो आप लोग को ध्यान में रखना है। और क्या इनकी प्रॉपर्टीज है लगभग, वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका मैं एक टेबल भेज दूंगा, आप लोग वो टेबल पढ़ लीजिए, ठीक है? इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज यू कैन कीप दैट विथ यू। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस। ओके, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिस्कवरी पर, जिसके वजह से हम लोग को एटम का स्ट्रक्चर ढूंढने में बहुत ही ज्यादा हेल्प हुई थी, ठीक है? देखिए, एटम के स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए सबसे बड़ी तो हेल्प ये पार्टिकल्स के डिस्कवरी की वजह से हुई, ठीक है? अब नेक्स्ट जो डिस्कवरी हुई थी, जिसके वजह से एटम के स्ट्रक्चर को समझने में हम लोग को और भी ज्यादा आसान गया था, दैट वाज द रेडियो एक्टिविटी। ये वाला कंसेप्ट, ओके? रेडियो एक्टिविटी, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा रेडियो एक्टिविटी के बारे में, सुना है या नहीं? बराबर है, डन। तो अल्टीमेटली रेडियो एक्टिविटी क्या था? तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को पता है कि सबसे पहले जो पर्टिकुलरली थ्योरी बनाई थी एटम्स के बारे में, वहां इन्होंने बताया था कि भाई एटम तो इंडिविजिबल होता है। किसने बोला था ये? एटम इंडिविजुअल होता है, जॉन डाल्टन ने बोला था। लेकिन उसके बाद में फिर ये लोग साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन ढूंढा,